हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टेट सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। अगर आप इन सभी प्रश्नों के पार्ट 1, 2, 3 एवं 4, 5 को हल कर लेंगे तो ज़रूर आप 120 से अधिक अंक ला सकते हैं। अगर चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है डिस्ग्राफिया, दूसरा है डिस्प्रैक्सिया, तीसरा है डिसकैलकुलिया और चौथा है डिसलेक्सिया। यह प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, राइटिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत माना जाता है उसे। तो यहाँ पर जो डिस्ग्राफिया है वह बिल्कुल ही इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2, एक बच्चा जो यहाँ पर डैश डैश लिखा हुआ है से ग्रस्त है, वह सा और वास और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला है शब्द जम्बलिंग विकार, दूसरा है डिसलेक्सिमिया और तीसरा ऑप्शन जो दिया है डिसमॉर्फीमिया और चौथा है डिसलेक्सिया। यह जो प्रॉब्लम है, खासकर आपने जो सबसे पहले मूवी देखी होगी तारे जमी पर, उस जो फिल्म थी उसमें इसी प्रकार की बीमारी को बताया गया था, जिसमें क्या है बच्चे को जो वर्ड्स होते थे वो डांसिंग डांसिंग टाइप में दिखाई पड़ते थे। तो यहाँ पर भी जो इसका जो सही ऑप्शन है, एक बच्चा जो यहाँ पर डिसलेक्सिया, ये जो ऑप्शन होगा बिल्कुल ही सही होगा। एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रसित है, यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। तो बिल्कुल ही ये राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और यह जो प्रश्न है सीटेट 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया संबंधित है। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मानसिक विकार से, दूसरा है गणितीय विकार से, तीसरा है पठन विकार से और चौथा है व्यवहारिक विकार से। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। यूपी टेट 2011 में भी पूछा गया है, सीटेट 2011 में भी पूछा गया है, उत्तराखंड टेट 2011 में भी पूछा गया है। तो खासकर डिसलेक्सिया जो है रीडिंग से संबंधित होता है, रीडिंग से प्रॉब्लम जो होती है, पठन विकार। यहाँ पर देख लीजिए पठन विकार, राइटिंग से जो भी रीडिंग से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वह जो है डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती हैं। पठन विकार डिसलेक्सिया से संबंधित होता है, बिल्कुल ही राइट है। प्रश्न संख्या 4, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपी टेट 2013 में पूछा गया, DSSB PRT में भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड जो है स्थित है, वह जो है यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शिमला, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है देहरादून और चौथा है दिल्ली। तो यहाँ पर जो देहरादून है वही बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगर कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर इसको दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, गतिक कौशलों में अधिगम नियोगिता कहलाती है। तो मोटर स्किल्स जो है ये संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है डिस्प्रैक्सिया। जो गतिक मोटर स्किल से संबंधित जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं वह डिस्प्रैक्सिया होती हैं, बिल्कुल ही राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है चलाघात अप्रैक्सिया, दूसरा है पठन वैकल्प डिसलेक्सिया, तीसरा है वाक संबद्ध और चौथा है डी भासघात अफेजिया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका भासघात अफेजिया, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7, यह है यूपी टेट 2013 में भी पूछा गया, DSSB में भी पूछा गया है। तो डिसलेक्सिया का संबंध है, ये पहले भी पूछा जा चुका है इस तरीके से, पढ़ने की अक्षमता से,
लिखने की अक्षमता से, और जो तीसरा है आंकिक अक्षमता से, चौथा है तार्किक अक्षमता से। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वह है आपका पढ़ने की अक्षमता से, बिल्कुल ही आपका राइट है। तो खासकर रीडिंग संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वह डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 8, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश 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 का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये सीटेट 2015 में भी पूछा गया है और डीएसएसबी पीआरटी में भी पूछा गया, तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए हुए, पहला है लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, और दूसरा है गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया, तीसरा है गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया, और चौथा है पठन अक्षमता। तो खासकर यहाँ जो बच्चा डैश डैश स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर जो फीलिंग करेंगे वह होगा पठन अक्षमता अर्थात डिसलेक्सिया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न संख्या 9, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होते हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, तीसरा है डिस्ग्राफिया और चौथा है डिस्थीमिया। ये भी देखिए सीटेट 2012 में पूछा गया है, डीएसएसबी जो है पीआरटी में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका डिस्ग्राफिया, अर्थात जो शारीरिक रूप से अक्षम जो बालक होते हैं वो सामान्यतः उनको जो है राइटिंग से संबंधित प्रॉब्लम होती है, जिससे जो है डिस्ग्राफिया बोलते हैं। अब हम इस सीरीज का अंतिम प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 10, गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है निदानात्मक परीक्षण, दूसरा है स्क्रीनिंग परीक्षण, तीसरा है उपलब्धि परीक्षण और चौथा है अभिक्षमता परीक्षण। देखिए यह सीटेट जो है 2014 में पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है निदानात्मक परीक्षण, बिल्कुल ही आपका राइट है कि गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन हम निदानात्मक परीक्षण से निकाल सकते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है वह है क्रिस्पर, दूसरा है यूंग, तीसरा है कैनन और चौथा है स्प्रेंगर। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका क्रिस्पर। क्रिस्पर ने खासकर 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात बताई थी, लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय। तो खासकर इस प्रश्न का क्रिस्पर बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश डैश में होता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो है ईदम है, दूसरा है अहम, तीसरा है पराहम और चौथा है परिस्थितियों। और यह प्रश्न यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। तो खासकर इसका जो सही आंसर है वह है आपका पराअहम, बिल्कुल ही आपका राइट है। प्रश्न संख्या 3, क्रिस्पर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यह प्रश्न यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। पहला है क्रस्काय अर्थात दुर्बल, दूसरा है सुडौलकाय और तीसरा है गोलकाय और चौथा है उपरोक्त सभी। तो खासकर क्रिस्पर ने जो है उपरोक्त सभी, बिल्कुल ही आपका राइट है। क्रिस्पर ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। एक यहाँ पर आपका जो सबसे पहला है क्रस्काय अर्थात दुर्बलकाय, दूसरा है सुडौलकाय और तीसरा है गोलकाय। तो यहाँ पर एस्थेनिक, एथलीट और पाइकनिक, ये तीनों ऑप्शन उन्होंने बताए हैं। प्रश्न संख्या 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह प्रश्न यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। जो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है फ्रायड, दूसरा है यूंग और तीसरा है मन और चौथा है आल्पोर्ट। तो खासकर जो सही ऑप्शन है इसमें वह है आपका यूंग,
युंग ने 3 प्रकार के, पहले तो उन्होंने 2 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, जो आपके सामने दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक और व्यक्तित्व का प्रकार बताया, एम्बीवर्ट अर्थात उभयमुखी। तो इसका जो है सही आंसर युंग है। प्रश्न संख्या 5, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हिप्पोक्रेटस के द्वारा, दूसरा है क्रेचमर के द्वारा, और तीसरा है सेल्डन के द्वारा, और चौथा है स्प्रेंगर के द्वारा। और यह हरियाणा 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका स्प्रेंगर के द्वारा, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। इन्होंने ही समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार 6 प्रकार के व्यक्तित्व समाज में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 6, डैश डैश डैश, जैसा आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, के अनुसार इदम अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। यह किसने बताया है? पहला है बंडूरा, दूसरा है युंग, तीसरा है एडलर और चौथा है फ्रायड। ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है आपका फ्रायड महोदय। और फ्रायड महोदय ने ही 3 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया था, इदम अहम तथा परम परा अहम, या परम अहम भी कह सकते हैं। इसका वीडियो भी मैंने बनाया था, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने चोर, सिपाही और जज का कॉन्सेप्ट बताया था। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह प्रश्न यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। जो पहला ऑप्शन है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, दूसरा जो है टीएटी, और तीसरा है शब्द साहचर्य परीक्षण, और जो चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है आपका 16 पीएफ परीक्षण। तो खासकर जो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है वह है आपका 16 पीएफ परीक्षण, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 8, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया है वह है सृजनात्मकता, दूसरा है अभिरुचि, तीसरा है व्यक्तित्व और चौथा है दबाव। यह प्रश्न यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है आपका व्यक्तित्व, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। अभी इससे पहले मैंने प्रश्न पूछा था कि प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत ये काउंट नहीं किया जाता है, जबकि नान प्रक्षेपी विधियों, अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत व्यक्तित्व के मापन के लिए हम जो है 16 पीएफ का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण अर्थात टीएटी, थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट का विकास डैश 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 द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है साइमन, दूसरा है होल्ड्समैन, तीसरा है सी और चौथा है बैलक। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह है आपका सी, मूरे, मॉर्गन और मूरे ने जो है टीएटी का विकास किया था। प्रश्न संख्या 10, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है बुद्धि, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है अभिक्षमता और चौथा है अभिरुचि। यह प्रश्न भी यूपी टेट 2017 में पूछा गया है और इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका व्यक्तित्व। क्लाउड पिक्चर टेस्ट में जो है हम व्यक्तित्व मापन में इसका इस्तेमाल। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है संवेदी गतिक। और यह क्वेश्चन जो है सीटेट 2015 में पूछा गया है, DSSS आरबी पीआरटी में भी पूछा गया है। तो जो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है वह है आपका पूर्व संक्रियात्मक, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 2, पियाजे मुख्यतः डैश डैश डैश, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है, के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला भाषा विकास, दूसरा है ज्ञानात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास और चौथा है सामाजिक विकास। यह प्रश्न यूपी टेट 2013 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका ज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल ही आपका राइट है। प्रश्न संख्या 3, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रिया अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रिया अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रिया अवस्था। यह प्रश्न यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका औपचारिक संक्रिया अवस्था, बिल्कुल ही राइट है। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो पियाजे से संबंधित बहुत से प्रश्न खासकर टेट और सीटेट में पूछे जाते हैं, तो अगर आप इसको सीरीज को देखेंगे तो ज़रूर आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रश्न संख्या 4, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ज्ञानेंद्रिय अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रिया की अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो खासकर पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था जो है पूर्व संक्रिया की अवस्था होती है, बिल्कुल ही आपका राइट है जैसा आप सोच रहे हैं। प्रश्न संख्या 5, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह प्रश्न सीजी टेट पेपर में 2011 में पूछा गया है। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 7 वर्ष और तीसरा है 7 से 11 और चौथा है 11 से 16। तो जो इसमें सही ऑप्शन है आपका वह है जन्म से 2 वर्ष, बिल्कुल ही आपका राइट है। प्रश्न संख्या 6, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और यह प्रश्न बिहार टेट 2011 में पूछा गया है। पहला है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 7 वर्ष, तीसरा है 7 से 11 वर्ष और चौथा है 11 से 15 वर्ष। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है आपका थर्ड ऑप्शन 7 से 11 वर्ष, बिल्कुल ही आपका राइट है। प्रश्न संख्या 7, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह प्रश्न सीटेट 2012 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया है आपके सामने स्क्रीन पर मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा ऑप्शन दिया है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल ही सही है, संवेदी प्रेरक चरण अर्थात सेंसरी मोटर स्टेप जो है बिल्कुल ही स्टेज बिल्कुल ही सही है आपका। प्रश्न संख्या 8, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। पहला है हिलगार्ड द्वारा, स्टॉर्ट द्वारा और तीसरा है हर्लॉग द्वारा और चौथा है पियाजे द्वारा। तो पियाजे द्वारा आपकी 4 स्टेजेस बताई गई, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक और स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, इन्होंने ही बताया है। तो पियाजे बिल्कुल आपका राइट है। प्रश्न संख्या 9, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यहाँ पर आपके सामने
4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वह है संवेदी प्रेरक अवस्था। और यह प्रश्न सीटेट 2011 में पूछा गया है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, यहाँ पर देखिए डैश 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 में भिन्न होता है बजाय डैश डैश की। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह प्रश्न सीटेट 2016 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर मात्रा कॉमा प्रकार, दूसरा है आकार मूर्त परकता, तीसरा है प्रकार मात्रा और डी ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है वह है आकार किस्म। तो जो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है वह है आपका प्रकार। यहाँ पर जो है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे प्रकार, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो ये बिल्कुल आपका राइट है। सूझ सिद्धांत के जो जनक हैं वो कोहलर और कोफका हैं और इसका जो प्रतिपादन है स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो इनके जो गुरु थे वर्दिमर महोदय ने किया था। और यह जो सूझ सिद्धांत है, यह जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उसके जस्ट अपोजिट था। और ये सूझ सिद्धांतवादी यह जो है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा सीखना यकायक होता है या अकस्मात होता है, ये प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 1 की बात करेंगे कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। और यह प्रश्न आप देख रहे हैं यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है अप्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है विकास का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तित्व का सिद्धांत और चौथा है अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वह है आपका अधिगम का सिद्धांत। कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित थे, थ्योरी ऑफ लर्निंग। प्रश्न संख्या 2, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। और यह प्रश्न यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, आता भी है बहुत जगह। पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक और तीसरा है हेगॉर्टी और चौथा है स्किनर। तो अब मैं आपको बताना भी चाहूँगा गेस्टाल्टवादी एक विचारधारा होती है जो ये मानते हैं कि सीखने में इंसाइट का इस्तेमाल होता है। तो जो लोग इस प्रकार का, और ये जितने भी मनोवैज्ञानिक थे वो जर्मन के थे और ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ही जो है उन्होंने ही सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 3, जैसा आप देख रहे हैं यह प्रश्न DSSSB PRT में पूछा गया है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, अर्थात इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को किसने बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, दूसरा है पावलो, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है वैगोत्स्की। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वह है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। हमने अभी पहले आपको बताया जो लोग ये मानते थे कि सीखने में सूझ का इस्तेमाल होता है या हम सूझ के द्वारा सीखते हैं, या ऐसी भी जो विचारधारा थी वो गेस्टाल्ट विचारधारा थी। तो ये जो जर्मन के सारे निवासी थे, तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने सीखने में अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह प्रश्न यूपी टेट 2014 में पूछा भी गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो पहला है मनोविश्लेषणवाद, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है संबंधवाद और चौथा है गेस्टाल्टवाद। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है, गेस्टाल्टवाद। प्रश्न संख्या 5, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कुत्ते पर, दूसरा है वनमानुषों पर और तीसरा है बिल्ली पर और चौथा है चूहों पर। और यह प्रश्न जो है
यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि बंद कमरे में 6 चिंपैंजियों को बंद कर दिया गया था, अर्थात वन मानुषों को। उन पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें जो सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था वो सबसे बुद्धिमान था। उसने ही सूझ के द्वारा केलों को प्राप्त करना सीखा। तो यहाँ पर जो वनमानुष है बिल्कुल ही आपका राइट है। प्रश्न संख्या 6, कोहलर ने विकसित किया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला एसआर बॉन्ड सिद्धांत, दूसरा है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तीसरा है फील्ड सिद्धांत और चौथा है अनुबंधन सिद्धांत। तो आप जैसा आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अंतर्दृष्टि सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी, बिल्कुल ही सही है। और यह प्रश्न DSSS BPRT में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 7, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, दूसरा है पेवलोव, तीसरा है जीन पियाजे, चौथा है वुडवर्थ। और यह प्रश्न DSSS BPRT में पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका जो सही ऑप्शन है वह है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, बिल्कुल ही सही है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? और यह प्रश्न DSSS BPRT में पूछा गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें थोड़ा लोग समझ नहीं पाते हैं क्या है ये। तो पहला देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है कर्ट लेविन, दूसरा है IP पाउलो, तीसरा है वोल्फगैंग कोहलर और चौथा है यह सभी। तो इसमें जो नहीं है वह आप जान लें IP पाउलो नहीं है। IP पाउलो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। गेस्टाल्ट आप लोग भी कहीं कागज़ पेन पे पर लिख लें कि कर्ट लेविन जो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित थे, दूसरा है कोहलर थे, तीसरा जो है कोफका थे, उसके बाद वर्दिमर महोदय थे, जबकि यहाँ पर IP पाउलो बिल्कुल ही गलत हैं। जो अंतिम प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें से कौन सीखने के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न भी DSSS BPRT में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कोहलर, दूसरा है मैस्लो, तीसरा है टॉलमैन, चौथा है थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है इस प्रश्न का वह है आपका मैस्लो, क्योंकि टॉलमैन भी सीखने के सिद्धांत से संबंधित है और थॉर्नडाइक भी संबंधित हैं और कोहलर भी संबंधित हैं, जबकि जो मैस्लो हैं वो नीड थ्योरी से संबंधित है, मांग सिद्धांत से संबंधित हैं। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वह है मैस्लो हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? और यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, जो कि आप देख रहे हैं यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारात्मक सिद्धांत और तीसरा है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और चौथा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बिल्कुल ही आपका राइट है। अल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 2, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को यहाँ पर स्पेस यहाँ पर खाली है कहा जा सकता है। और यह प्रश्न DSSS BPRT में पूछा गया है। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्राथमिक अनुकरण, दूसरा है गौण अनुकरण और तीसरा है सामाजिक अधिगम और चौथा है सामान्यीकरण। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वह है आपका सामाजिक अधिगम। और आप देखते हैं कि हम सभी लोग मास मीडिया से बहुत प्रभावित होते हैं, जैसा हमारे फिल्म एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जो ड्रेस पहनती हैं, जिस प्रकार से बातचीत करते हैं, वही हम भी फॉलो करते हैं। यही सामाजिक अधिगम सिद्धांत है जो कि हमारे अल्बर्ट बंडूरा जी ने बताया है। प्रश्न संख्या 3, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को
सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं और यह प्रश्न जो है सीटेट 2013 में पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है जेबी वाटसन, दूसरा है अल्बर्ट बंडूरा, और तीसरा है जीन पियाजे, और चौथा है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका एल्बर्ट बंडूरा, बिल्कुल ही आपका राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 4, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? यहाँ पर देखिए यह प्रश्न सीटेट 2014 में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रकृति, दूसरा है प्रतिरूपण, और तीसरा है अनुकूलन, और चौथा है पाठ संशोधन। तो आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका जो सही ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है प्रतिरूपण पर बल देता है, बिल्कुल ही राइट है। अर्थात हम समाज में जो लोग हमसे उच्च पदों पर हैं या जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको देखकर उनका अनुकरण करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 5, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको फिल करना है, भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अभ्यास द्वारा सीखना, दूसरा है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, तीसरा है निरीक्षणात्मक अधिगम, और चौथा है पुरस्कार द्वारा सीखना। और यह प्रश्न यूपी टेट 2016 में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका निरीक्षणात्मक अधिगम, बिल्कुल ही राइट है। और सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है जो बंडूरा जी ने दिया है वो यही है कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम और भी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, वह है निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, बिल्कुल ही राइट है। प्रश्न संख्या 6, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया है, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। दूसरा है अनुसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। और चौथा है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो खासकर इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है पहला, बिल्कुल ही राइट है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। यही सामाजिक अधिगम सिद्धांत है कि हम और लोगों को कॉपी करते हैं, देखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आप जो देख रहे हैं यह सीटेट 2014 में पूछा गया है, इसीलिए मैंने कहा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न संख्या 7, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, स्पेस खाली है, द्वारा दिया गया था और यह प्रश्न यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है टॉलमैन, दूसरा है बेंड्यूरा, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है कोहलर। तो आपको अभी मैंने बताया भी था कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय भी कहा जाता है, इसलिए इसके जो जनक हैं वो बंडूरा महोदय हैं, बिल्कुल ही आपका राइट है। प्रश्न संख्या 8, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? और यह प्रश्न DSSSB PRT में पूछा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है प्रकृति, दूसरा है पोषण और तीसरा है अनुकूलन और चौथा है पाठ संशोधन। तो इस प्रश्न में थोड़ा विवाद रहता है, लेकिन इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वह है पोषण। सामाजिक अधिगम सिद्धांत पोषण जो घटक है उस पर बहुत ज़्यादा बल देता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, या वहाँ से जो हमें पोषण मिलता है, चाहे वो संस्कारों का चाहे किसी भी चीज़ का, उसका इम्पैक्ट
हमारे सामाजिक अधिगम पर पड़ता है। इस प्रकार जो पोषण है बिल्कुल ही राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 9, बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है और यह प्रश्न भी DSSSB PRT में पूछा गया है। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया है वह है निरंतर प्रयासों पर, दूसरा है अंतर्दृष्टि पर, तीसरा है अनुकरण पर और चौथा है परिपक्वता पर। तो जो इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका अनुकरण पर, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह प्रश्न सीटेट 2014 में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वह है स्वचिंतन, दूसरा है प्रतिधारण, तीसरा है पुनरावृत्ति और चौथा है सार को दोहराना। तो बंडूरा से संबंधित जो यहाँ पर ऑप्शन है वह है प्रतिधारण, बिल्कुल ही आपका सही ऑप्शन है जो आप सोच रहे हैं। तो खासकर आज हमने अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है या उसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो उन्होंने बोबो डॉल पर किया और ख़ासकर इससे संबंधित टेट सीटेट में बहुत से क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो वह आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मैं उसका ज़रूर आपको अपने 11 साल का खासकर साइको का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आंसर देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे मैं मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा टेट, सीटेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के लिए मेरे टेट जो सीरीज़ है उसको आप लगातार देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।